बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हलचल है। इंतखाबात करीब आने वाले हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख के बारे में अब फिर सवाल शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म का ये बयान कि नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी के हिसाब से होंगे, इन्होंने क़यास आराइयों को जन्म दिया है कि क्या इंतखाबात अपने वक्त पर हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत अपने जाते जाते धड़ाधड़ कवानीन पास कर रही है। कल तक तकरीबन 60 के करीब कवानीन पास हो चुके थे। अकेले आज के दिन के अंदर ही नेशनल असेंबली के अंदर 13 और सेनेट के अंदर से 8 कवानीन पास हो चुके हैं। इस जल्दबाजी के अंदर एक तरफ कवानीन की भरमार है तो दूसरी तरफ चेयरमैन PTI के खिलाफ केसेस की भरमार है, जिसके अंदर उनकी नाअहली, उनकी ऊपर फर्द जुर्म आयद होने और साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी के खदशात और ज़्यादा अयां होने लगे हैं। ऐसी सूरत हाल में नई जमातें भी जन्म ले रही हैं और पर तोल रही हैं इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने के लिए। इनमें से एक जमात बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर इस जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। और वो जमात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि जहांगीर खान तरीन साहब की सरबराही में और अलीम खान साहब की क़यादत के अंदर इस टाइम पर तेज़ी से इंतखाबात की तरफ बढ़ रही है। और 14 अगस्त को इसने अपनी जमात का बाकायदा आगाज़ करना है। इसी हवाले से बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत कुछ लीडरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने, वो अब वापस PTI में जाने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है या ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वेंटिलेटर पर जा चुकी है वो कुछ एक बार फिर से जो है वो सांस खुद से लेने के काबिल हो सके? बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल भी हैं कि ये सारे लीडर्स जो गए PTI से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, उनकी वजह असल में क्या है। मेरे साथ अभी इस टाइम पर मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ही, आपने पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर की कुर्सी देखी, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री संभाली, और ये दोनों जमातें अपनी पीक पे थीं जिस टाइम पर आपने इन्हें ज्वाइन किया। अब आपने एक ऐसी जमात ज्वाइन कर ली है जो कि अभी तो शुरू हो रही है, अभी तो प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुई है और इंतखाबात सर पे खड़े हैं और बहुत सारे जो लवाजमात हैं वो पूरी पता नहीं इंतखाबात तक हो सकेंगी या नहीं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्यों, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफार्म से आप चूँकि मेरा पहला प्रोग्राम कर रही हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के आपने बयानिए को देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हम एक होप, एक पाकिस्तान की बेहतरी, इस गले सड़े निज़ाम के साथ जो जुड़ी दिमक की तरह चाटने वाली वो तलख़ हकीकतें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, खुशहाल और एक ऐसे रूल ऑफ लॉ की तरफ बढ़ता हुआ देखने के लिए जदोजहद करते रहे। जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसकी ताबीर कायदे आज़म ने अपने साथियों के साथ बेपनाह कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया, उसका जो मौजूदा स्ट्रक्चर और बोसीदा निज़ाम है, उसने इस पाकिस्तान को सवाए नाउमीदी के कुछ नहीं दिया था। तो इमरान खान साहब ने इस कौम को एक होप दी थी और वो होप उन्होंने नौजवानों को दी कि मैं हूँ वो जो आपको इस बसूदा निज़ाम से छुटकारा दिलाऊंगा और आपको एक नया पाकिस्तान दूंगा जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो आप जिसकी ख्वाहिश रखते हैं, तवक्को करते हैं, जहाँ पे मेरिट की बालादस्ती, राइट पर्सन एट राइट जॉब और एक हर शहरी को यकसा बुनियादी हकूक़ फराहम करना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सारे वो ख्वाब थे जो मैंने भी देखे, जो सारी PTI ने देखे। और वो ख्वाब जिस तरह किरची किरची हुए, मेरे पहले किरची हो गए, जहांगीर तरीन के मुझसे भी पहले अलीम खान और ओन चौधरी के ख्वाब जो थे, वो जो शख्स जितना किसी के करीब होता है, आपने ये कहावत सुनी हुई है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जो आप उसके करीब पहुंचते हैं तो आपके कान फटने लगते हैं।
दूर से वो ढोल बजता आपको बड़ा अच्छा लगता है। इसी तरह पीटीआई चेयरमैन के जो स्लोगन थे, जो पीटीआई चेयरमैन की पाकिस्तान के अवाम के लिए मुसलसल जो है वो बयानिया था, कौम को खुददारी का दर्स था, उसने हमें भी फैसिनेट किया जिस तरह बाकी कौम को फैसिनेट किया। लेकिन जो हमने उनके साथ काम किया, उनके पास रह के काम करने का तजर्बा हुआ, उनको करीब से देखने का हमें इत्तेफाक हुआ, तो हमें मायूसी हुई। डॉक्टर साहब, हमें ये तकलीफ बड़ी हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग हमें बात की अज़ियत मिली। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि आपको बड़ी मायूसी हुई जैसे जैसे क़ुरबत हुई चेयरमैन पीटीआई के साथ, तो कुछ असलियतें सामने आना शुरू हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्वियसली अभी उस तरीके से ऑब्वियसली लोग करीब नहीं है जिस तरीके से आप रही हैं चेयरमैन पीटीआई के, या बाकी जहांगीर तरीन साहब रहे हैं, अलीम खान साहब रहे हैं, बाकी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग रहे हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये लोग बेसिकली इसलिए साइड पर हटे हैं पीटीआई से क्योंकि एक तो पीटीआई में करप्शन अलाउड नहीं थी, दूसरा ये लोग जो थे इनका काम नहीं बन पा रहा था। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं बाकायदा तौर पर, स्पेशली वो नौजवान जो अभी भी पीटीआई के हवाले से बड़े सेंटिमेंटल हैं, वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं। इस इल्ज़ाम का किस तरह से जवाब देंगी? देखिए, अली ज़ादी पे पीटीआई ने कौन सी करप्शन के इल्ज़ाम लगाए थे, इमरान इस्माइल पे कौन से करप्शन के इल्ज़ाम थे, आमिर कियानी पे क्या था, ये सारी मुराद रास किस लिए छोड़ के गया। फिर आप परवेज़ खटक का देख लें, महमूद ख़ान जिसको ये ख़ुद सबसे पहले ख़ान साहब ने ओनरशिप दी, जितनी भी लिस्ट है, एक बहुत लंबी तवील लिस्ट है। असल हकीकत ये है कि ये सारे लोग गलत नहीं हो सकते, और ये सारे लोग जो हैं वो करप्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन कोई तो ऐसा अमल ख़ान साहब का गलत होगा जिससे ये लोग डिसहार्ट हुए होंगे, या जिससे उन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया था। तो ख़ान साहब का जो अमल जिससे ये सब डिसहार्ट हुए, जो मेरे समेत, वो उनकी बुशरा बीबी की पार्टी के ऊपर इजारादारी, बुशरा बीबी का बयानिया पार्टी की उस तबाही और बर्बादी का बायस बना, और ख़ान साहब का आँखें बंद करके मुर्शद के अमर की हुक्म बजा लाने की जो आदत थी। क्योंकि एक तरफ सारी पार्टी, एक तरफ सारी इस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ सारे इदारे, और एक तरफ वो बुशरा बीबी। तो ख़ान साहब जो पॉलिसी डिसीजन करते, वो कैबिनेट के अंदर हो या किसी स्टेक होल्डर के साथ कौमी सलामती के इदारों में हो, जब वो डिसीजन कर लेते, तो जब वो बुशरा बीबी से डिस्कस होता, क्योंकि कोई शख्स भी उस बुशरा बीबी की एंडोर्समेंट के बगैर किसी सूरत भी नोटिफाई नहीं हो सकता था, क्योंकि वो ये कहती थी कि पहले मैं इसका इस्तिहारा करूँगी, पहले ये मैं देखूँगी कि ये आपके हक़ में बेहतर है, तो तब आप इसको नोटिफाई करेंगे। फिर जिसको वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड में फरा गोगी के ज़रिए एक सिस्टम बनाया हुआ था कि उस शख्स को अंगेज किया जाता, उससे बारगेनिंग होती, उससे डिस्कशन होती, मुकमका होता, और अगर वो उनको उनकी डिमांड को पूरा कर देता तो वो उस इस्तिहारा उसके हक़ में निकल आता। अगर वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं करते तो वो इस्तिहारा उनके ख़िलाफ़ निकल आता। और ख़ान साहब से हमें ये गिला है कि उन्होंने जो उनके अपने दर्स थे, जो उनका अपना मैनिफेस्टो था, जो उनकी अपनी कमिटमेंट थी, और जो उन्होंने हमें बार बार वो दोहराया कि भाई मैं जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ हूँ, वो करप्शन उनकी नाक के नीचे होती रही। उनकी आंखों के सामने वो सारे हक़ाइक़ जो हैं फाइलों के ढेर की शक्ल में लाए जाते रहे, और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने उनको वो हकीकतें मैसेज करके भी बताई, उनको करीब बैठ के भी डिस्कस की, और उनसे वो तमाम जो तलख हकीकतें थी वो शेयर की। डॉक्टर साहब, ये आपका जो पॉइंट जिस शख्स ने उनको ये बताया, उन्होंने उन्हें निशाने इबरत बनाया, और उन्होंने वही उस्मान बुज़दार जिसको जब हम कहते थे नेगेटिविटीज़ और मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है,
تو وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہی سارے کا سارا چین اور نیٹ ورک جو آج ایکسپوز ہو رہا ہے وہ کدھر ہے؟ اعظم خان جس نے اس پارٹی کا بیڑا غرق کیا, تباہی کی, ساتھ وہ اعظم خان اب مادہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ عثمان بزدار جو ہے اعظم خان اس کو پی ٹی آئی سے نکال رہے ہیں. لیکن یہ ان ساری شخصیات کے بارے میں نے بات کرنی ہے, لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے. آپ کا بڑا ایک ہٹ ڈائلاگ ہوا تھا, آپ نے کہا تھا کہ بشرا صاحبہ کے لیے کہ وہ میزمرائز کرتی ہیں, پھر میگنیٹائز کرتی ہیں, پھر ہپنوٹائز کر دیتی ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ان کی بات نہیں مانتا تھا تو پھر ان کے ساتھ بڑا انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا. کیا آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر آپ کا رہنا مشکل ہو گیا یا آپ کے لیے معاملات مشکل ہو گئے؟ بشرا صاحبہ کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ڈیمانڈ آئی؟ دیکھیں ایک طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے, اس طاقت کے ہر حکومت میں ہوتا ہے, اور وہ طاقت کا سرچشمہ جو ہوتا ہے اس کی طرف سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کو خوش رکھنا, راضی رکھنا, اس کی ناراضگی مول نہ لینا. ہر شخص جو ہے وہ اس شخصیت کو ہر حال میں ون کرنا چاہتا ہے یا اس کے دل کے قریب ہونا چاہتا ہے. ہماری جماعت کے اندر جو طاقت کا سرچشمہ تھی وہ بشرا بی بی تھی, اور بشرا بی بی کی نائب جو تھی وہ فرح گوگی تھی. اب جو بھی شخص جو ہے وہ بشرا بی بی کی قربت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ڈائریکٹ بشرا بی بی سے نہیں مل پاتا تھا, تو انہوں نے جو روٹ اختیار کیا ہوتا تھا وہ روٹ تھرو فرح گوگی تھا. فرح گوگی جو ہیں وہ بشرا بی بی تک رسائی کے لیے اپنے مفادات کے تحت اس کو ٹارگٹ کر کے کوئی نہ کوئی فکس کیا ہوتا تھا میچ انہوں نے, اور سارے منسٹرز, ساری کیبنٹ فرح گوگی کو ہر حال میں خوش رکھنا چاہتی تھی. چونکہ میری ذمہ داریاں ایسی تھی, میں 24 گھنٹے مصروف ہوتی تھی, مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا, تو میں تو ان کے گھروں کے باہر جا کے طواف نہیں کر سکتی تھی, نہ میں وہ تحفے طوائف جو ہیں وہ جا کے ان کو خوش رکھنے کے لیے وہ چڑھاوے ان کے دربار پہ چڑھا سکتی تھی. تو میں تو اپنے کام میں لگی ہوتی تھی. تو یہ بات ان کو بری لگتی تھی کہ میں آکڑ خانی میں رہتی ہوں, میں جو ہے ان کو پراپرلی نہ سلام کرتی ہوں اور نہ باقی کیبنٹ کی طرح جو ہے وہ ان کی چاپلوسیاں کرتی ہوں اور نہ ان کے ارد گرد پھرتی ہوں. اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتی تھی کہ میرا جو ہے وہ وجود جو ہے اس کو نفی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ خان صاحب کے کان یہ کہہ کے بھرتی تھی کہ یہ آپ کا ڈیفینڈ صحیح نہیں کرتی ہے, نہ یہ عثمان بزدار کو صحیح ڈیفینڈ کرتی ہے, اور اس کو ہٹایا جائے. یہ ساری میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اپنا انالیسس کروں کہ بشرا بی بی مجھ سے کیوں ناراض تھی, تو بشرا بی بی مجھ سے ناراض اس لیے تھی کہ ہر وہ شخص جو خان صاحب کے قریب ہوتا تھا اور خان صاحب کے کانوں تک اس شخص کی رسائی ہوتی تھی, اور خان صاحب کو وہ حقیقت بتانے کی جرات اور ہمت رکھتا تھا, کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ پتہ ہوتے ہوئے وہ ساری چیزیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنی جرات بھی ہو اور وہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ اپنے لیڈر سے وہ بات کہہ دے, انجام سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے. تو بشرا بی بی کو یہ پتہ تھا کہ مجھے اللہ نے وہ سخت ہمت اور طاقت دی ہے سچ بولنے کی, تو میں یہ بات کہوں گی. اور میں نے خان صاحب کو جب کہیں تو خان صاحب نے, جو ان کی عادت ہے, جو ان کے قریب لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ جس کے متعلق انہیں میسج کریں گے, واٹس ایپ کریں گے یا بات کہیں گے, وہ اسی شخص کو وہ میسج فارورڈ کرتے تھے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں پیٹ کے ہلکے کہ فلاں نے کہا تمہارے متعلق نہیں, مطلب یہ کہ وہ اسی شخص کو وضاحت انہوں نے طلب کرنی ہوتی تھی کہ تم نے یہ غلط کیا ہے, تو وہ ساتھ اس بندے کا ذکر ضرور کرتے تھے کہ مجھے فلاں نے بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا. وہ ایک ان کا انداز جو تھا پارٹی کے ہر شخص کو پتا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کس کے خلاف بات بتائی تھی جو آپ کو مہنگی پڑ گئی؟ میں بریک پہ جانے سے پہلے اس کا جواب ضرور چاہتا ہوں. میں نے ان کو پارٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, جو لوٹ سیل لگی ہوئی تھی, جو مینا بازار تھا, آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر کا, آپ کے ٹھیکے کے اندر مختلف پروجیکٹس کے اندر جو بندر مانڈ تھی, تو میں نے ان کو بھی نہیں صرف
उनके एमएस को भी बताया और एमएस को कहा कि ये आप ये हकीकतें, और मेरी बेवकूफ़ी कह लें कि मुझे एमएस को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि एमएस को बताने का मतलब ये था कि मैंने बुशरा बीबी और उसके साथ जो नेटवर्क था उसको एक्सपोज किया, और उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर को मैसेज कर दें, मैं भी बताऊंगा लेकिन आप मैसेज करें। तो मैंने वो मैसेज कर दिया। अब जब मैंने वो व्हाट्सएप कर दिया तो खान साहब ने एज इट इज़ वो मैसेज जो है वो बुशरा बीबी को किया। बुशरा बीबी ने वो मैसेज, और बुशरा बीबी खान साहब का व्हाट्सएप पढ़ती भी थी। अच्छा। वो हर मैसेज खान साहब का देखती थी, और जिस समझती थी कि ये उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है या उनके ख़िलाफ़ बात की गई है, तो वो उस मैसेज को उस मुतलका फ़र्द को फॉरवर्ड करती थी। मसलन चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आपने लिखा है। ये तो डॉक्टर साहबा बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो मैसेज पढ़ती भी थी और खान साहब के मोबाइल के ऊपर उनका इतना कंट्रोल था कि वो मैसेज पढ़ के उस शख्स को फॉरवर्ड भी कर देती थी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन कुछ लोग पीटीआई में, जिस तरह आप कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई के करीब थे, उनकी भी मैंने बात करनी है, जो इस टाइम पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है। मुझे ज़रा ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉक्टर साहब, हम चेयरमैन पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो ज़रा अभी आने वाले दिन ज़रा मुश्किल लग रहे हैं। तोशा खाना वाला केस, तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला केस, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ फर्द जुर्म आयद करना, आगे चल के देख रहे हैं। ऐसे में इंतखाबात में, सियासत में, आप चेयरमैन पीटीआई के दिन को कैसा देख रही हैं, आने वाले दिनों को, कंसिडरिंग कि आज़म खान साहब तो सेक्शन 164 की स्टेटमेंट दे चुके हैं, बुज़दार साहब भी गायब हो चुके हैं, और फरागोगी साहिबा के बारे में भी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये गर्दिश करती रहती हैं कि जी वो भी शायद वादा गवाह बनने की तरफ आएंगी। सो किस तरह के दिन आगे हैं चेयरमैन पीटीआई के लिए? देखिए, चेयरमैन पीटीआई को अपनी अदाओं पे खुद गौर करना है, और उन्होंने देखना है कि क्या ऐसा गरूर, तकब्बर और मैं ना मानूं, मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ, जो रट थी कि टीम वर्क की बजाय जो डिक्टेटरशिप का उनका स्टाइल था और अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला जो अमल था उनका, कि वो ना किसी की मानते थे बल्कि हर किसी को अपनी मनवाते थे। तो जब आप किसी की नहीं मानते और अपनी मनवाते हैं तो वहाँ फिर सूरत हाल इतनी ही गंभीर हो जाती है जो इस वक्त पीटीआई की हुई है, क्योंकि जो लीडर होता है वो लीड करता है, लीडर फॉलो नहीं करता, और वो हर उस सेंटिमेंट को फॉलो करते थे जो उन्हें टॉप ट्रेंड पे लेके जाए, और सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड पे रहना और वो पॉपुलर सपोर्ट लेना और फिर उसको वोट में ट्रांसफॉर्म करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो पॉपुलैरिटी भी उनकी एग्जिस्ट करती है, उनका वो टॉप ट्रेंड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो जो सपोर्ट है उनकी वो वोट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो यही जमहूरियत के अंदर पैमाना होता है किसी शख्स के जीतने या हारने का, उसकी पॉपुलैरिटी को जांचने का, वो वोट होता है और इलेक्टोरल सिस्टम होता है, वो प्रोसेस होता है। तो अगर वो उस प्रोसेस और उस सिस्टम के अंदर डिलीट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं या माइनस हो जाते हैं और कानूनी कदगनें उनके ऊपर लग जाती हैं, तो फिर मुझे बताएं कि वो स्पोर्ट को क्या करेंगे जो किसी वोट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो ये वो चैलेंज है जो आने वाले दिनों में मैं देख रही हूँ कि उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होगा, कानून का घेरा उनके गिर्द तंग हो के अल्टीमेटली उन्हें उन कानूनी दायरा कार के अंदर जो है वो तमाम अमाल जो उन्होंने किए हैं 9 मई के बाद, स्पेशली पीटीआई को उसका जवाब देना है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान कभी किसी का मरहून मिन्नत नहीं रहा। यहाँ पाकिस्तान ने बहुत सारे नामवर लीडरान जो है उनकी आबियारी की है, लेकिन जो पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा बना, इस पाकिस्तान ने उसको
اس کو نشان عبرت بنا دیا. ڈاکٹر صاحبہ تو پاکستان کا وجود جو ہے اس کا قائم رہنا ضروری ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں ہے؟ آپ کو پتہ پی ٹی آئی تو اس کو یہ پولیٹیکل دیکھیں 9 مئی کے لیے کیا کسی نے ان کو جا کے تو ہاتھ جوڑے تھے کہ لوگوں کو بھیجیں اور یہ جناح ہاؤس جلائیں اور شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتیاں کریں، یا آپ پاکستان کا قومی سلامتی کے اداروں پہ چڑھ دوڑیں، یا توشہ خانہ میں کسی نے سازش کر کے وہ گھڑیاں جو ہے انہیں کہا تھا بیچتے ہیں. دیکھیں تحائف ملنا ایک روایت رہی ہے، جو ہے وہ خریدتے بھی رہے ہیں، لیکن تحائف کو بیچنے والی جو روش ہے وہ اس کی داغ بیل جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ڈالی ہے کہ آپ کو کوئی تحفہ دے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی قیمت نہیں لگاتے، اور اس تحفے کی قدر کرنے کی بجائے قیمت لگا کے اپنے ان دوستوں کی تذلیل کرنے کا، جنہوں نے تذلیل اور تضحیک دونوں کام ہم نے کیے ہیں، کیونکہ وہ گھوم گھما کے وہ بولیاں لگاتے تحفے جو ہیں الٹیمیٹلی انہی کے ممالک میں جا کے بکے ہیں. تو اس سے پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی ہے اور چیئرمین تحریک انصاف کی بھی اس میں کوئی نیک نامی نہیں ہوئی ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں بھی بریک کی طرف جاؤں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس کے بعد پھر پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈاکٹر صاحبہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو کسی زمانے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے قریب تھے اور اب استحکام پاکستان پارٹی میں. کچھ دن سے یہ خبر گردش کر رہی ہے، افواہ ہے یا خبر ہے کیا ہے، آپ ذرا مجھے بتا دیجیے گا، تصدیق کر دیجیے گا یا تردید کر دیجیے گا، کہ کچھ لوگ جو پی ٹی آئی سے استحکام پاکستان پارٹی میں گئے اب وہ واپس پی ٹی آئی جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر فواد چودھری صاحب کا نام آ رہا ہے، اس کے اندر علی زیدی صاحب کا نام آ رہا ہے، اور 2-3 اور نام ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نون لوگ تھے. کیا اس بات میں کوئی تصدیق ہے؟ دیکھیں یہ بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خان صاحب کی اس پورے بیانیے، اس پورے مائنڈ سیٹ اور اس کنڈکٹ کے خلاف جو ہے وہ آئی پی پی میں آیا ہے. آئی پی پی نے زبردستی نہ کسی کو انگیج کیا اور نہ زبردستی ہم کسی کو اپنے ساتھ ملایا ہے. جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، ہم نے تو کسی کو زنجیریں نہیں ڈالی ہوئی، وہ زنجیروں کے بغیر آئے ہیں تو وہ جائیں اور جہاں مرضی اپنا دل پشوری کریں. جو آئی پی پی کے اندر کھڑا ہے اور آئی پی پی کا حصہ ہے وہ مضبوط ایمان والے لوگ ہیں. کمزور ایمان والے آئی پی پی میں آ ہی نہیں سکتے. اور کمزور آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ. ہلو جی ڈاکٹر صاحبہ آئی کین ہیئر یو. جو آپ کے مضبوط ایمان والے لوگ ہیں وہ انہوں نے آئی پی پی میں کھڑا ہونا ہے. کمزور ایمان والے جو ہیں وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوں گے. تو ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اس وقت سب سے بڑے چیلنج ہیں وہ سیاسی اور معاشی عدم استحکام کے ساتھ جڑے، ان کو استحکام دینے کے لیے ہی اب پاکستان کے اندر جو ہے ایک نئی جماعت نے جنم لیا ہے. اور انشاءاللہ 14 اگست جو ہے وہ جہاں پاکستان کا جنم دن ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کا باضابطہ جنم ہوگا، کیونکہ ریجنل سطح پہ اور ڈسٹرکٹ سطح پہ اس جماعت کو ہم بھرپور قوت سے متحرک کرنے جا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جماعت بنی ہے، انتخابات 2-3 مہینے کے اندر ہو جانے ہیں، بہت زیادہ دور نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر ایم پی اے ایم این ایز کے لیے سارے کے سارے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو لے کر آنا، کیا آئی پی پی کر سکے گی اتنے تھوڑے عرصے کے اندر؟ دیکھیں جو کانسٹیٹوینسی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیفرنٹ ماڈیول اور مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو شخص بھی پی ٹی آئی سے اس کا متاثرین میں سے ہے یا وکٹم کہہ لیں،
जो शख्स भी पीटीआई का विक्टिम है या वो मौजूदा हालात में 9 मई के बाद इस जमात का हिस्सा नहीं रहना चाहता और उसको अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म चाहिए और वो इलेक्शन लड़ना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है अपने मुल्क के लिए, अपने हलके के अवाम के लिए, तो वो यकीनन उस जमात की तरफ रुजू करता है। और हमारे पास जो इस वक्त लिस्ट है, हमारे बेशुमार इलेक्टेबल्स जो हैं वो लाइन में हैं, हमने उनकी ज्वाइनिंग करानी है और वो स्टेप बाय स्टेप, चूँकि मुहर्रम की वजह से डिले हुई, जहांगीर तरीन साहब की वजह से डिले हुई, लेकिन अल्टीमेटली अब जो है इंशाल्लाह वो प्रोसेस जो है हम शुरू करने जा रहे हैं और एक बाज़ाब्ता तौर पे उन इलेक्टेबल्स की ना सिर्फ शमूलियत होगी बल्कि हर हलके में आप देखेंगे कि हमारा आईपीपी का जो कैंडिडेट है वो उतना ही मुतहरक और इलेक्शन के लिए तगोदो करता नज़र आएगा जिस तरह किसी दीगर जमातों के जो कैंडिडेट्स हैं वो कर रहे होंगे एक एफर्ट और स्ट्रगल। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि पीटीआई से 2 जमातें निकली, एक आईपीपी निकली, एक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन निकली जो कि परवेज़ खटक साहब की है, इंतखाबात में केपीके के अंदर क्या कोई इस तरह का इल्हाक होने का चांस है कि कोई सीट एडजस्टमेंट या कोई इस टाइप की चीज़ हो परवेज़ खटक साहब की पीटीआई के साथ? देखिए, चूँकि ये दोनों सूबों की जो डायनामिक्स है पंजाब और केपीके की अलग-अलग है, वहाँ पे आपको पता है कि पीटीआई ने 10 साल हुकूमत की है और जो सूबे का हाल किया है, जो सूबे की सूरत हाल है, उसको सामने रखते हुए ये ज़रूरी था कि हमारी जो बनी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, वो वहाँ की ग्राउंड को ऑक्यूपाई करती, लेकिन हम फुल उस ग्राउंड को खाली भी नहीं छोड़ना चाहते। हाँ, ये आपका वैलिड पॉइंट है कि इलेक्शन के दौरान उस इलेक्टोरल प्रोसेस में हमारी अलाइनमेंट हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस के बाद ही होंगी। उससे पहले जो है अभी हम अपनी जो मेंबरशिप है और अपनी स्ट्रक्चरिंग ऑफ द पार्टी जो है उसको हर हाल में मुकम्मल करके हल्के की सतह पे जो है अपनी जितनी भी रुकनीत साजी एक कोलैबोरेशन और आपस में अवाम की सतह पे उहदेदारों का चुनाव है उसके अंदर मसरूफ़ अमल है और इंशाल्लाह ये मरहला जो है वो 14 अगस्त के करीब हम मुकम्मल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राइट, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसी के साथ शो को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। इंतखाबात के अंदर अभी बहुत दिन हैं और उन दिनों के अंदर क्या चीज़ें तब्दील हो जाती हैं कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान की सियासत वैसे ही बड़ी अनसर्टन है। ऐसे में आईपीपी का ऊँट किस करवट बैठेगा और बाकी जमातों का किस करवट बैठेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।